भारतीय न्यायपालिका संविधान का भाग 5, अध्याय 4, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। न्यायपालिका उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237। उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधी शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या 3. किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। या 4. राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई है। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के जी. बालकृष्णन थे। फातिमा बीवी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है। अभिलेख न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। इसके 2 निहितार्थ हैं। मैं इसके सभी निर्णयों और आदेशों को देश के सभी न्यायालयों में एक उद्धरण के तौर पर चिन्हित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को पास विधि की शक्ति होती है और उसके ये आदेश और निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों और विशेषकर उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को जेल भी भेज सकता है जिसने न्यायालय की अवमानना की हो। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार या शक्तियों का दायरा है। मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का आशय उन वादों से है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में जाने से पहले सीधे विचार किया जा सकता है। संघीय संबंधों से जुड़े मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं। इसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ एक अथवा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक तरफ भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हालांकि
उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अपील हेतु उपयुक्त है। परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने हेतु अधिकृत करता है। विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हो गया है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, अनुबंध, सनद या अन्य समान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता और संरक्षक है। यह कार्यपालिका या संसद को संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने से रोकता है। यह सरकार की किसी भी ऐसी कार्रवाई की समीक्षा भी कर सकता है जो कथित तौर पर मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की इस शक्ति के आधार पर ही इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता का विजेता और लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के कार्य। यह देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियास कॉर्पस, 2 परमादेश मैंडेमस, 3 प्रतिषेध प्रोहिबिशन, 4 उत्प्रेषण सेट्योरारी, 5 अधिकार पृच्छा क्वोवरेंटो। भारतीय राज्य व्यवस्था। जब भारतीय न्याय पद्धति में जनहित याचिका PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। PIL की अवधारणा अमेरिका से प्रेरित है। नोट: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्ष 2015 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था तथा इसी के साथ ही 99वां संविधान संशोधन अधिनियम भी रद्द कर दिया गया। शीर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु पुरानी कॉलेजियम प्रणाली लागू है। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। नोट: अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। जनवरी 2025 तक प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता: 1 वह भारत का नागरिक हो, 2 कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा 3 किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अवधि 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकतानुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यह सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान। भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार। ऐसे मामलों में आवेदक सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। यह ज्यादातर राज्य विधानसभा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य न्यायालयों से स्थानांतरण मामलों से संबंधित मामलों के लिए लागू होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह उन मामलों से संबंधित है जहां लोगों ने जिला स्तर या उस क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा के बारे में शिकायत की है। इस क्षेत्राधिकार को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नागरिक क्षेत्राधिकार। इसमें जिला अदालत, नागरिक जिला अदालत और अधीनस्थ अदालत के आदेश और निर्णय शामिल है। आपराधिक क्षेत्राधिकार। इसमें सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश शामिल है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्राधिकार, सैन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर में कार्यरत सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है। रिट क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। किसी राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किए गए उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुकरण करने के लिए बाध्य होते हैं। उच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना या अनादर के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी होती है। भारत में उच्च न्यायालय। वर्ष, नाम। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। पीठ और खंडपीठ। 1862। बम्बई, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। पीठ मुंबई। खंडपीठ पणजी, औरंगाबाद और नागपुर। 1862। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पीठ कलकत्ता। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। 1862। मद्रास, तमिलनाडु, पांडिचेरी। पीठ चेन्नई। खंडपीठ मदुरै। 1866। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पीठ इलाहाबाद। खंडपीठ लखनऊ। 1884। कर्नाटक, कर्नाटक। पीठ बेंगलुरु। खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा। 1916। पटना, बिहार। पटना। पीठ गुवाहाटी। 1948। गुवाहाटी, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। 1949। ओडिशा, ओडिशा। कटक। 1949। राजस्थान, राजस्थान। पीठ जोधपुर। खंडपीठ जयपुर। 1956। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। पीठ जबलपुर। खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। 1958। केरल, केरल और लक्षद्वीप। एर्नाकुलम। 1960। गुजरात, गुजरात। अहमदाबाद। 1966। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। शिमला। 1971। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 1975। पंजाब और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़। 1975। सिक्किम, सिक्किम। गंगटोक। 2000। छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर। 2000, उत्तराखंड, उत्तराखंड, नैनीताल। 2000, झारखंड, झारखंड, रांची। 2013, त्रिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला। 2013, मणिपुर, मणिपुर, इम्फाल। 2013, मेघालय, मेघालय, शिलांग। 2019, तेलंगाना, तेलंगाना, हैदराबाद। 2019, अमरावती। 2019, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संयुक्त उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव। केरल हाई कोर्ट, केरल और लक्षद्वीप। चेन्नई हाई कोर्ट, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कलकत्ता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार। गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अधीनस्थ न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायालय को दो भागों में, दीवानी न्यायालय तथा आपराधिक न्यायालय में बांटा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन, शासन की वह प्रणाली जिसमें निचले स्तर के लोग शामिल होते हैं। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्तर, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 से लागू। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल। भाग 9, अनुसूची 11, विषय 29, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। शहरी स्तर, नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992, 1 जून 1993 से लागू। भाग 9 अ। अनुच्छेद 243 पी, 243 जे। अनुसूची 12, विषय 18। भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत में हुआ। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। यह समिति 1957 ई में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज की जननी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243, 243 ओ अन में किया गया है तथा अनुसूची 11 भी पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। 1. इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। 2. इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 3. महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। 4. पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। नोट 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पेशा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। 1. बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रत्यक्ष चुनाव, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की थी।
2 अशोक मेहता समिति 1977। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की और इसके अनुसार राजनीतिक दलों को चुनावों में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए। 3 GVK राव समिति 1985। योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास योजनाओं को धीरे धीरे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से दूर किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप बिना जड़ वाली घास के समान एक प्रणाली बन गई थी। 4 LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की। 5 PK शुंगन समिति 1989। 1989 में PK धुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 से ग्राम सभा। अनुच्छेद 243B पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243D स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243E पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243F सदस्यता के लिए निरर्हताएं। अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी नीचियां। अनुच्छेद 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243J पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243K पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243L संघ राज्य क्षेत्रों को लागू। अनुच्छेद 243M इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में प्रस्तुत हुआ। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जून 1993 से लागू हुआ। यह संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243P से 243JG तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 243P परिभाषाएं। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243T स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243U नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243V सदस्यता के लिए निरर्हताएं। अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों आदि। अनुच्छेद 243X नगर पालिकाओं और उनकी निधियों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग। अनुच्छेद 243Z नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। अनुच्छेद 243ZB केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। अनुच्छेद 243ZC
इस भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। अनुच्छेद 243 जेडी जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेडी नगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड एफ मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता। अनुच्छेद 243 जेड जी चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। नगरीय प्रशासन की संस्थाएं। नगर पालिका यह एक शहर, कस्बे या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी स्थानीय सरकार का एक स्वरूप है। एक बड़े शहर में इसे नगर निगम कहा जाता है। नगर परिषद हर शहरों में एक प्रशासनिक विभाग है। यह विभिन्न विभागों में कार्य के विभाजन का पर्यवेक्षण करता है। इसमें जल, कचरा संग्रहण, सड़कों का निर्माण, स्वच्छता आदि विभाग शामिल है। नगर निगम यह स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, जल आपूर्ति आदि का ध्यान रखता है। यह मलेरिया, डेंगू आदि जैसी महामारियों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यह लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाता है। यह स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलाता है। वार्ड पार्षद अस्पतालों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वे उस वार्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुने जाते हैं। पार्षदों के समूह नीति निर्माण पर निर्णय लेते हैं। वार्ड पार्षदों की समितियां पानी, कचरा संग्रहण और स्ट्रीट लाइट की देखभाल करती है। सहकारी समितियां 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान के भाग 9B तथा अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 जेड एच परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी समितियों का समामेलन। अनुच्छेद 243 जेड जे बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों की संख्या और शर्तें, निबंधन। अनुच्छेद 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। अनुच्छेद 243 जेड एल बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन। अनुच्छेद 243 जेड एम सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड एन आम सभा की बैठकों का आयोजन। अनुच्छेद 243 जेडो किसी सदस्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 243 जेड पी प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 जेड क्यू अपराध और दंड। अनुच्छेद 243 जेड आर बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू। अनुच्छेद 243 जेड एस केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड टी मौजूदा कानूनों की निरंतरता।